आइए अब सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बुद्धू का कांटा का भाग दूसरा। रघुनाथ अपने बक्स में से एक लोटा डोर निकालकर कुएं की तरफ चला। उसको प्यास लगी थी। कुएं पर देखा कि 6-7 स्त्रियां पानी भरने और भरकर ले जाने की कई दशाओं में हैं। गांव में पर्दा नहीं होता, वहाँ सब पुरुष और सब स्त्रियों से और सब स्त्रियां सब पुरुषों से निडर होकर बातें कर लेती हैं। और शहरों के लंबे घूंघट के नीचे जितना पाप होता है उसका 10वां हिस्सा भी गाँव में नहीं होता। इसी से तो कहावत में बाप ने बेटे को उपदेश दिया है कि घूंघट वाली से बचना। अनजाना पुरुष किसी भी स्त्री से बहन कहकर बात कर लेता है और स्त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष से भाई कहकर बोल लेती है। यही वाचिक संधि दिन भर के व्यवहारों में पासपोर्ट का काम कर देती है। हंसी ठट्टा भी हो जाता है पर कोई दुर्भाव नहीं खड़ा होता। राजपूताने के गांव में स्त्री ऊंट पर बैठी निकल जाती है और खेतों के लोग मामी जी चिल्लाया करते हैं। ना उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर कुछ होता है और न वह चिढ़ती है। एक गांव में बारात जीमने बैठी। उस समय स्त्रियां समधियों को गाली गाती थीं, पर गालियां न गाई जाती देखकर नागरिक और सुधारक बाराती को बड़ा हर्ष हुआ। वह ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा, बड़ी खुशी की बात है, आपके यहाँ इतनी तरक्की हो गई है। बुढ़ा बोला, हाँ साहब, तरक्की तो हो रही है। पहले गालियों में कहा जाता था फलाने की फलानी के साथ और अमुक की अमुक के साथ। लोग लुगाई सुनते थे और हंसते थे। अब घर घर में वही बातें सच्ची हो रही हैं। अब गालियाँ गाई नहीं जाती, अब गालियाँ जी जाती हैं। तो जब गालियाँ गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी में तिनके निकलते हैं। तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियाँ बंद करो, क्योंकि वे चुभती हैं। रघुनाथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरने वाली से पीने के लिए पानी मांग लेता, परंतु उसने अब तक अपनी माता को छोड़कर किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी। स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुँह खुल न सका। पिता की कठोर शिक्षा से बालकपन से ही उसे वह स्वभाव पड़ गया था कि 2 वर्ष प्रयाग में स्वतंत्र रहकर वह अपने चरित्र को केवल पुरुष के समाज में बैठकर पवित्र रख सका था। जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते हैं उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र रहते हैं। इसीलिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी रघुनाथ को कभी स्त्री विषयक कल्पना ही नहीं होती थी। वह मानवीय सृष्टि में अपनी माता को छोड़कर और स्त्रियों के होने या ना होने से अनभिज्ञ था। विवाह उसकी दृष्टि से एक आवश्यक किंतु दुर्जेय बंधन था जिसमें सब मनुष्य फंसते ही हैं, और पिता के आज्ञानुसार वह विवाह के लिए घर उसी रुचि से आ रहा था जिससे कि कोई पहले पहल थिएटर देखने जाता है। कुएं पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वह सहम गया। उसके ललाट पर पसीना आ गया और उसका बस चलता तो वह बिना पानी पिए ही लौट जाता। अस्तु चुपचाप डोर लोटा लेकर एक कोने पर वह जा खड़ा हुआ और डोर खोलकर फांसा देने लगा। प्रयाग के बोर्डिंग की टोंटियों की कृपा से जन्म भर कभी उसने कुएं से पानी नहीं खींचा था, न लोटे में फांसा लगाया था। ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुएं पर बिखेर दी और उसकी जो डोर लोटे से बांधी थी वह कभी तो लोटे को 120 अंश के कोण पर लटकाती, कभी उत्तर पर कभी दक्षिण पर। डोर के बट जब खुलते तब वह बहुत से पेंच खाती। इन पेंचों में रघुनाथ की बाहें भी उलझ जाती। सिर नीचे किए ज्यों ही वह डोर को सुलझाता त्यों ही वह और उलझती जाती। उसे पता नहीं था कि गांव की स्त्रियों के लिए वह अद्भुत कौतुक नयनोत्सव हो रहा। वह अद्भुत कौतुक नयनोत्सव बन चुका था। धीरे धीरे टीका टिप्पणी आरंभ हो गई। एक ने हंसकर कहा, पटवारी है, पैमाइश की जरीब फैलाता है। दूसरी बोली, ना, बाजीगर है, हाथ पांव बांधकर पानी में कूद पड़ेगा फिर सूखा निकल जाएगा। तीसरी बोली, क्यों लल्ला, घर वालों से लड़कर आए हो लगता है। चौथी ने कहा, क्यों, क्या कुएं में दवाई डालोगे, इस गांव में तो बीमारी ही नहीं है। इतने में एक लड़की बोली, अजी काहे की दवाई और कहाँ का पटवारी, अनाड़ी है अनाड़ी, लोटे में फांसा देना नहीं आता है। भाई मेरे घड़े को कुएं में मत डाल देना फंसा कर, तुमने तो सारी मेड़ें ही रोक ली।
यूँ कहकर वह सामने आकर अपना घड़ा उठाकर ले गई। पहली ने पूछा, भाई तुम क्या करोगे? लड़की बात काट कर बोली, कुएं को बांधेंगे ये। पहली फिर बोली, अरे बोल तो। लड़की बोली, इसकी माँ ने सिखाया ही नहीं। संकोच, प्यास, लज्जा और घबराहट से रघुनाथ का गला रुक रहा था। उसने खांस कर कंठ साफ करना चाहा। लड़की ने भी वैसी ही आवाज की। इस पर पहली स्त्री बढ़ाई और डोर उठाकर कहने लगी, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं? लड़की बोली, फारसी बोलेंगे, फारसी। रघुनाथ ने शर्म से कुछ आंखें ऊंची की, कुछ मुंह फेर कर कुएं से कहा, मुझे पानी पीना है, लोटे से निकाल रहा हूँ और निकाल भी लूँगा। लड़की बोली, आज कल या परसों तक? स्त्री बोली, तो हम पानी पिला देते हैं, ला भागवंती गगरी उठा ला, इनको पानी पिला दें। लड़की गगरी उठा लाई और बोली, ले मामी के पालतू, पानी पी ले, शर्मा मत, तेरी बहू से नहीं कहूँगी। इस पर सारी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। रघुनाथ के चेहरे पर गजब की लाली दौड़ गई और उसने यह दिखाना चाहा कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। यद्यपि 10-12 स्त्रियां उसके भौचक्केपन को देख रही थीं, सृष्टि के आदि से कोई अपनी झेप छिपाने को समर्थ न हुआ और न होगा। रघुनाथ उल्टा झेप गया। नहीं नहीं, मैं आप ही। लड़की ने फिर कहा, कुएं में कूद के पी लोगे क्या? इस पर एक और हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। रघुनाथ ने कुछ आंखें उठाकर लड़की की ओर देखा। कोई 14-15 वर्ष की लड़की, शहर की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नहीं थी। वह हष्ट-पुष्ट और प्रसन्न मुखा थी। आंखों के डेरे काले, कोई सफ़ेद नहीं, कुछ मटियाले, नीले और पिघलते हुए। यह जान पड़ता था कि डेले अभी पिघल कर बह जाएंगे। आँखों के चौतरंग हंसी, ओठों पर हंसी और सारे शरीर पर निरोग स्वास्थ्य की हंसी। रघुनाथ की आंखें और नीली हो गईं। स्त्री ने फिर कहा, पानी पी लो जी, लड़की खड़ी है। रघुनाथ ने आगे बढ़कर हाथ धोए, एक हाथ मुँह के आगे लगाया। लड़की गगरी से पानी पिलाने लगी। जब रघुनाथ आधा पानी पी चुका तब उसने श्वास लेते लेते आंखें ऊंची की। उस समय लड़की ने ऐसा मुंह बनाया कि ठीक ठीक करके रघुनाथ हंस पड़ा। उसकी नाक में पानी चढ़ गया और सारी आस्तीन भीग गई। लड़की चुप। रघुनाथ को खांसते डगमगाते देख वह स्त्री आगे चली आई और गगरी छीनती हुई लड़की को झड़कने लगी। क्या तुझे दिन रात उत्पन्न ही सूझता है? इन्हें गल सूंघ चला गया। ऐसी हंसी हुई किस काम की? लो मैं पानी पिलाती हूँ। लड़की ने कहा, अरे पानी क्यों, दूध पिला दो, बहुत देर हुई, आंसू भी पोंछ दो, गोद भी ले लो। सच्चे ही रघुनाथ के आंसू आ गए थे। उसने स्त्री से जल लेकर मुँह धोया, पानी पिया, फिर धीरे से कहा, बस जी बस। लड़की बोली, अब के आप निकाल लेंगे? रघुनाथ को मुंह पहुँचते देखकर स्त्री ने पूछा, कहाँ रहते हो? लड़के ने कहा, आगरे। इधर कहाँ जाओगे? लड़की बीच में ही बोली, शिकारपुर, वहाँ ऐसो का गुरुद्वारा है। स्त्रियाँ फिर खिलखिला उठी। रघुनाथ ने अपने गांव का नाम बताया। मैं पहले कभी इधर आया नहीं, कितनी दूर है, कब तक पहुँच जाऊँगा? अब भी वह सिर उठाकर बात नहीं कर रहा था। लड़की ने कहा, यही 15-20 दिन में तो पहुँच ही जाओगे, 300-400 कोस तो होगा। स्त्री बोली, छी, तू नहीं मानती? 2-2.5 कोस भर है, अभी घंटे भर में पहुँच जाते हो। रास्ता सीधा ही है ना? रघुनाथ ने फिर पूछा। लड़की फिर बीच में कूदी, नहीं तो बाएं हाथ को मुड़कर चीड़ के पेड़ के नीचे, दाहिने हाथ को मुड़ने के बाद 7वें पत्थर पर फिर बाएं मुड़ जाना, आगे सीधे जाकर कहीं न मुड़ना। सबसे आगे एक गीदड़ की गुफा है, उससे उत्तर को बाड़ लांघना, फिर आगे चले जाना। स्त्री ने फिर टोका, छोकरी तू बहुत सिर चढ़ गई है, चिकर चिकर करती ही जाती है। नहीं जी, एक ही रास्ता है, सामने नदी आवेगी, परले पार बाएं हाथ को गांव है। लड़की ने कहा, नदी में भी यूं ही फांसा लगाकर पानी निकालना? स्त्री उसकी बात अनसुनी करके बोली, क्या उस गांव में डाक बाबू होकर आए हो? रघुनाथ ने बताया, नहीं, मैं तो प्रयाग में पढ़ता हूँ। लड़की बोली, ओ हो, प्रयाग जी में पढ़ते हो, कुएं से पानी निकालना पड़ते होगे कि नहीं?
स्त्री ने कहा, चुप कर, ज़्यादा बकबक काम की नहीं। क्या तू इसीलिए मेरे साथ आई है? इस पर महिला मंडल फिर हंस पड़ा। रघुनाथ ने घबरा कर इलाही की ओर देखा तो वह मजे में पेड़ के नीचे बैठा चिलम पी रहा था और इधर सब बात से बेखबर था। इस समय रघुनाथ को हाजी इलाही से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि हज से लौटते समय समुद्र में खतरे कम है और कुएं पर अधिक। लड़की ने कहा, क्यों जी, पिराग में अक्कल भी बढ़ती है क्या? रघुनाथ ने मुंह फेर लिया। स्त्री ने कहा, तो गांव में क्या करने जाते हो? लड़की ने फिर कहा, कमाने खाने। स्त्री बोली, तेरी कैंची बंद नहीं होती, यह लड़की तो पागल हो जाएगी। रघुनाथ ने कहा, जी मैं वहाँ के बाबू शिवराम जी का लड़का हूँ। स्त्री ने कहा, अच्छा अच्छा, तो क्या तुम्हारा ही ब्याह है? रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया। लड़की बोली, मामी मामी, मुझे भी अपने नए पालतू के ब्याह में चलना है। बड़ा ब्याह न चली है, यह घोड़ी है और वह जो चिलम पी रहा है नाना बनेगा। वाह जी वाह, ऐसे बुद्धुओं के आगे भी कोई लहंगा पसारेगा। स्त्री लड़की की ओर झपटी। लड़की गगरी उठाकर चलती बनी। स्त्री इसके पीछे 10 कदम गई थी कि स्त्री महामंडल एक अट्टहास से गूंज उठा। रघुनाथ इलाही के पास लौट आया। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत न हुई। उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था। जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय हुआ था। उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वह समझ गया कि इनके सामने बन गया हूँ। जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से मेरा विवाह होगा। तुलसीदास ने ठीक ही कहा कि तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाऊँ। स्त्रियों की टोली के वाक्य उसे गढ़ रहे थे और सब वाक्यों के दुष्स्वप्न के ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या का चित्र मंडरा रहा था। बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा। गांव पहुंचने के तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला। पहाड़ी जमीन जहां रास्ता देखने में कोस भर जचे और चाहे जिस उसमें 10 मील का चक्कर काट लो, बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी हुई जमीन, उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकियाँ और बसंत के फूल, आलू बुखारे तथा पहाड़ी करौंदे की रज से भरे हुए छोटे छोटे रंगीन फूल जो पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखने दें। क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीली पहाड़ियों की चोटियाँ, जिन्हें देखते आंखें अपने आप बड़ी हो जाती थीं और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती थी। नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप से चक्कर खा खा कर फिर प्रधान नदी की पथरीली तलहटी में जा मिलती। ये सब दृश्य प्रयाग के ईंटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे। चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा। घाटी की उतार चढ़ाव की गिनती न कर के वह नदी की चक्करों की सीध में हो लिया। एक ओर आम के पेड़ थे जो बौरों और कैरियों से लदे हुए थे। उनके सामने धान के खेत थे जिनमें से पानी किलकिल चिलचिल करता हुआ पिघल रहा था। कहीं उसे कटीली बाड़ों के बीच में होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिले थे लांघने पड़ते थे। इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चरित्र नायक रघुनाथ नदी की ओर बढ़ा। इस समय वहाँ कोई न था। रघुनाथ ने एक अकृत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चले। नई सभ्यता के प्रभाव में सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफरी कोट की जेब में ही थी। ऊपर की पॉकेट बुक में से एक आईना भी निकल लाया। रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी वज्र को चलाने लगा। कवियों को सोचने का समय पाखाने में मिलता है और युवाओं को स्वयं हजामत करने में। यदि ना ही होता तो संसार के समाचारों से वही मगज चाट जाता। इसकी वैज्ञानिक युक्ति मुझे एक थियोसोफिस्ट ने बताई थी। वह बहुत तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुराने चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि माता बच्चे के सिर में नज़र से बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए
जाने के बाद बच्चे को धूल की चुटकी चटा देती है। इसका भी वह बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा है। उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम खुल जाते हैं और मस्तिष्क तक के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहाँ विचार शक्ति की खुजलाहट आवश्यकता से अधिक पहुँच जाती है। अस्तु। रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यूँ हुआ कि वह नदी सहस्त्रों वर्षों से यूँ ही बह रही है और यूँ ही बहती जाएगी। किनारों के पहाड़ों, ऊपर के आकाश ने, नीचे की मिट्टी ने उसको यूँ ही देखा है और यूँ ही वे उसे देखते जाएंगे। यही क्या, नदी का प्रत्येक अणु परमाणु अपने आने वाले अणु परमाणु की पीठ को और पीछे वाला परमाणु सामने को देखता जाता है। अथवा क्या पहाड़ को या तलेटी की नदी की खबर है? क्या नदी के कारण दूसरे परमाणु को दूसरे की खबर है? मैं यहाँ बैठा हूँ, इन परमाणुओं को, इस पत्थरों, इन बादलों को मेरी क्या खबर है? इस समय आगे पीछे, नीचे ऊपर कौन मेरी परवाह करता है? मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्मविश्वास के सिवा पूछता ही कौन है? इस समय मेरा यह छोर बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है? किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे? इसी विचार की तार में ज्यों ही उसने सिर उठाया त्यों ही देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो रही थीं, जो उसका अनुकरण करती थी। रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई और उसकी नकल कर रही है। उस दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से हटी नहीं थी। वह लज्जा और संकोच के मारे यही आशा करता था कि फिर कभी वह लड़की मुझे न दिखाई पड़े, अपनी ठठोलियों से मुझे तंग न करे। अब जिस समय वह यह सोच रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वही लड़की उसकी हजामत बनाने की नकल कर रही थी। उसने हाथ में एक तिनका ले रखा था। जब रघुनाथ उस तरह चलाता था तब वह तिनका चलाती थी। जब रघुनाथ हाथ खींचता था तब वह तिनका रोक लेती थी। रघुनाथ ने मुँह दूसरी ओर किया, उसने भी वैसा ही किया। रघुनाथ ने दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। रघुनाथ ने बाईं हथेली धरती पर टेक कर अंगड़ाई ली, लड़की ने भी वही मुद्रा की। ये प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चय करने के लिए ही किए थे कि यह लड़की क्या वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उसने हल्का सा खखारा उधर से सुना। अब संदेह नहीं रह गया। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया, अर्थात वह मुँह बदलकर अपना काम करता गया और उसने विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा। इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है और 2 ही मिनट में रघुनाथ ने अपने को उसी ओर देखते हुए पाया। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा, पर वह फिर उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी, सफ़ेद हल्का सा नीला कुआं, उसमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा सब एक साथ तैर रही थीं। यह लड़की यों पिंड न छोड़ेगी। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इससे पूछूं तो फिर वैसे बताएगी। आप सुन रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी बुद्धू का कांटा। इसका भाग 2 अब यहीं तक। इसके बाद मैं अगला भाग जो है 3 में कहानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए विदा।